हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए कल का क्विकली रिविजन कर लेंगे। पहले तो कल हम लोगों ने पढ़ा था स्कूल चलो अभियान अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लखनऊ से शुरू किया है। 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता ITBP ने जीत लिया है और 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया हरियाणा। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया और अभी हाल ही में कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक अनोखा मामला देखने को मिला जहां पर पौधे से एक व्यक्ति संक्रमित हो गया, तो ये बन गया दुनिया का पहला व्यक्ति। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल जो कि आयुष मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय समुद्री मंत्री हैं, जहाज रानी मंत्री या कहेंगे बंदरगाह मंत्री हैं, तो इन्होंने सागर सेतु ऐप लॉन्च किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए जस्टिस TS शिवगणनम रुद्रेंद्र टंडन ये ग्रीस में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए और दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया अरविंद चिदम्बरम ने। भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा को अमेरिका में उप विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, RBI की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो RBI स्थापना दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 1935 में हुई थी इसकी स्थापना। आगे चल करके 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। किसकी? RBI की। RBI बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसके पास मॉनेटरी पॉलिसीज लाने का अधिकार है, जिसके पास मुद्रा छापने का अधिकार है, भारतीय बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का अधिकार है, वही भारतीय रिजर्व बैंक। अब देखो, इसे जब स्थापित किया गया था ना, तभी एक प्राइवेट बैंक के रूप में स्थापित हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर एक प्राइवेट बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। आगे चल करके जब 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि 1949 में इसको सरकारी कर दिया गया। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग बात यह है, जब आजादी मिली थी भारत को, तो भारत पाकिस्तान 2 देश अलग हुए थे, लेकिन आजादी के कुछ सालों तक अपना RBI ही पाकिस्तान का भी केंद्रीय बैंक हुआ करता था। यह भी ध्यान रखिएगा। RBI की स्थापना के समय पहले गवर्नर बने ओसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर आगे चल करके बने CD देशमुख। वर्तमान में गवर्नर पूछा जाए तो शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के। इनसे पहले गवर्नर कौन थे, यानी 24वें नंबर के कौन थे? उर्जित R पटेल, जिनके टाइम पर हुई नोटबंदी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा कि नोटबंदी के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, तो आप बताएंगे उर्जित R पटेल। नोटबंदी कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद अगर उनसे भी पहले पूछा जाए कौन थे, तो 23वें नंबर के कौन थे? रघुराम राजन जी। कम से कम 23वां 24वां तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, RBI का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में, लेकिन जब शुरू में स्थापित हुआ था तब इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। 1937 में इसे ट्रांसफर किया गया 2 साल के बाद। क्लियर? आई थिंक ये चीज आप जान गए हो, इतना RBI के बारे में इनफ है। RBI वैसे बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक बोले तो जैसे बैंकिंग हम लोग करते हैं, यानी कि हम लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं ना, कि उनसे लोन लेते हैं या फिर वहां पर पैसे जमा करते हैं, ऐसे ही ये सारी बैंकें अपनी बैंकिंग करती हैं RBI से, इसीलिए इसे कहा जाता है बैंकों का बैंक, ठीक है। यानी ये बैंकें पैसा उधार लेती हैं RBI से और पैसा जमा करती हैं, बदले में इंटरेस्ट रेट मिलता और दिया जाता है, ठीक है। आगे, IPL के नए नियम के अनुसार टूर्नामेंट के पहले इंपैक्ट प्लेयर कौन बने? तो देखो, इस बार IPL जो शुरू हुआ ना, कई नए नियमों के साथ शुरू हुआ। IPL के इन नए नियमों में जो नियम सबसे ज्यादा चर्चे में है, इम्पैक्ट प्लेयर। इम्पैक्ट प्लेयर क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इस IPL के पहले इम्पैक्ट प्लेयर बन गए हैं, या कहें इम्पैक्ट प्लेयर बनने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं तुषार देशपांडे। चेन्नई सुपर किंग की टीम के ये खिलाड़ी हैं और अभी हाल ही में जब ये CSK का पहला मैच था, तब CSK ने दोस्तों तुषार देशपांडे को अंबाती रायडू को हटा करके इनको शामिल किया। अब ये इम्पैक्ट प्लेयर क्या है इसको समझ लो, उसके बाद ये चीजें आपको समझ में आएगी अच्छे तरीके से। देखो, IPL में क्या नया नियम आया कि 14 ओवर से पहले
अगर कोई टीम अगर ये चाहती है कि अपने प्लेइंग 11 में से किसी एक खिलाड़ी को हटा करके किसी बाहरी खिलाड़ी को ऐड कर लिया जाए, ये बाहरी खिलाड़ी वो होंगे जो शुरुआत में टॉप 15 जो नाम गिनाए गए हैं उसी में से होंगे, ठीक है। मतलब टास्क के समय 11 के अलावा 15 गिनाने होंगे और उस 15 में से ही एक व्यक्ति को शामिल किया जाएगा। तो वो भी कब? 14वें ओवर से पहले। तो प्लेइंग 11 में से एक को बाहर करके एक को अंदर कर लिया जाता है। अब यहाँ पर क्या किया महेंद्र सिंह धोनी ने, चेन्नई सुपर किंग की टीम जो खेल रही थी, बैटिंग कर ली थी, जब बॉलिंग की बारी आई तो अंबाती रायडू की जगह पर, जो कि बैटिंग कर चुके थे, ध्यान रखिएगा इसमें, देखो एक होता है रिटायर हर्ट, वो होता है कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो गया तब उसकी जगह पर कोई आता है। लेकिन यहाँ पर देखो जो इम्पैक्ट प्लेयर है ना, तो उसमें चाहे खिलाड़ी खेल लिया हो चाहे ना खेल लिया हो, चाहे वो चोटिल हुआ हो ना हुआ हो, उसको हटा सकते हैं, बशर्ते 14वें ओवर के पहले ये किया जा रहा हो। तो अंबाती रायडू ये बैटिंग कर चुके थे, इनको हटा करके तुषार देशपांडे को ऐड कर लिया गया क्योंकि ये गेंदबाज हैं, ठीक है। तो अब देखो गेंदबाजी भी करने वाला एक खिलाड़ी मिल गया और ये भी हो गया। तो अब जो निकाला गया उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूट प्लेयर और जो नया आया उसे कहेंगे इम्पैक्ट प्लेयर। ये ध्यान रखिएगा, नया नियम है। वैसे आईपीएल में कौन कौन से नए नियम आए हैं इस पर लेकर के मैं एक वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको हर वो एक नियम बताऊंगा जो आईपीएल में नए नए ऐड किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए कितने अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है? तो आईएमएफ ने अभी हाल ही में 15.6 बिलियन डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है यूक्रेन को। देखो आईएमएफ पहली बार अब जा करके सहायता दे रहा है, 1 साल के बाद, 1.5 साल से ज्यादा हो गए हैं जब से युद्ध चल रहा है। तो आईएमएफ ने पहली बार अप्रूव किया है, वो भी बहुत ही बड़ा अमाउंट है, 15.6 बिलियन यूक्रेन लोन, पार्ट ऑफ 115 बिलियन डॉलर। अब देखो ये 115 बिलियन डॉलर क्या है, 115 बिलियन डॉलर का ग्लोबल सपोर्ट मिलने वाला है इसको, यूक्रेन को, और उसमें से 15.6 बिलियन डॉलर आईएमएफ ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। अब ये यूक्रेन की मदद करेगा, यूक्रेन में वहां पर जो क्राइसिस चल रही है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, उनको दोबारा से रीडेवलप करने के लिए। आईएमएफ के बारे में अगर बात करें तो 1945 में इसकी भी स्थापना हुई थी, वाशिंगटन डीसी में इसका भी हेडक्वार्टर है। इसकी अध्यक्ष है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और इसकी डिप्टी डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ, ये भारतीय मूल की हैं। गीता गोपीनाथ को आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की हॉल ऑफ फेम वाली वॉल पे शामिल किया गया और उसमें शामिल होने वाली ये पहली महिला भी बनी थी। अभी वर्तमान में आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? पियरे ओलिवर गोरेंचस। कौन है? पियरे ओलिवर गोरेंचस, इनका नाम आप याद रखेंगे। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारतीय रुपए में व्यापार की घोषणा की गई? तो भारत और मलेशिया के बीच में अब इंडियन रूपी में होगा ट्रेड। देखो भारत हो और कोई और भी देश हो, जब भी ट्रेड होता है इंटरनेशनल ट्रेड, तो उसमें बीच में एक नाम आपको सुनने को मिलता है स्विफ्ट। ये स्विफ्ट क्या होता है? ये ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट कराता है, वो भी डॉलर या यूरो में। डॉलर मैक्सिमम डॉलर ही होता है यूएस डॉलर में, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो ये स्विफ्ट जो है, जो ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट कराता है, इसको बाईपास करते हुए भारत और मलेशिया के बीच में अब भारतीय रुपए में होगा ट्रेड, ठीक है। वैसे ये स्विफ्ट क्या है, इसके बारे में और ज्यादा अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप लिख करके सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, स्विफ्ट क्या है, एमजेटी एजुकेशन आगे लिख दीजिएगा। आपको वीडियो बना करके मैंने दिया हुआ था, जब रसिया पर स्विफ्ट सैंक्शन लगाया गया था, उसी समय बनाया था मैंने वीडियो, इसको आप देख सकते हैं। मोटा मोटा आप जान लो, जैसे भारत में क्या होता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आप एक कोड डालते हो ना, आईएफएससी कोड। तो वो जो आईएफएससी कोड होता है उसकी वजह से ये पता चलता है कि जो धारक है यानी कि कस्टमर है, वो एक बैंक से दूसरे बैंक में जब भेज रहा है तो आईएफएससी कोड के ही माध्यम से पता चलता है वो किस ब्रांच में उसका अकाउंट है जहां पर जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही स्विफ्ट कोड होता है, स्विफ्ट कोड से ये पता चलता है एक देश से दूसरे देश में जब अकाउंट में जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है मुद्रा, तो वो कहां पर जा रहा है, किस प्रकार से जा रहा है। लेकिन अब यहां पर भारत और मलेशिया के बीच में इंडियन करेंसी में यानी रुपए में हो रहा है ट्रेड, ठीक है। वो आने वाले टाइम पर ये होगा, ये डॉलर के बियॉन्ड होगा, मतलब डॉलर में नहीं होगा।
अब ऐसा करने से फायदा क्या है? ऐसा करने से भारतीय मुद्रा जो है वो और ज्यादा पावरफुल होगी और डॉलर से डिपेंडेंसी हमारी घटेगी। इन केस मान लीजिए आगे चल करके यूएस से रिलेशंस खराब हुए या कुछ ऐसा कारण हुआ कि यूएस कहा कि सैंक्शंस की हम लगा देंगे, धमकी देने लगा, तो यहाँ पर भारत कहेगा कि भैया हमें आपकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे रसिया ने कहा कि स्विफ्ट सैंक्शन आप लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। रसिया अपना पहले से ही बना करके रखा था एक ये ऐसा ही एक एल्गोरिदम, ऐसा ही एक सिस्टम जिसके तहत वो कई देशों से बिल्कुल आराम से वो ट्रेड करता रहा और अभी भी कर भी रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इंडिया भी धीरे धीरे इंडियन करेंसी को मजबूत कर रहा है। धीरे धीरे आने वाले देशों से जो भी संबंध बन रहे हैं वो कोशिश किया जा रहा है कि इंडियन रुपए में ट्रेड हो। ठीक है, इससे भारतीय मुद्रा की एक क्या कहते हैं कि ट्रस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से वोस्त्रो अकाउंट खोला गया। देखो नोस्त्रो वोस्त्रो क्या है, अगेन इस पर भी वीडियो आपको दिया गया है, इसको भी समझ लीजिएगा। आप इतना मोटा मोटा समझो कि नोस्त्रो और वोस्त्रो अकाउंट खोले जाते हैं जब जब जिन जिन बैंकों में ट्रांसफर करना होता है। भाई यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर करोगे तो यहाँ से यहाँ पर एक अकाउंट खोलना होगा ना, तो वही नोस्त्रो और वोस्त्रो अकाउंट होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है आपको। आगे बढ़ते आते हैं, मैड्रिड स्पेन मास्टर का खिताब किसने जीता? देखो मैं आपको रेफर क्यों करता हूं अगली वीडियो के लिए कि कोई ये स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनी है उसको देख लेना, क्योंकि देखो कोई कोई चीजें होती हैं जिसको डिटेल में आपको समझने पर ही समझ में आता है वो चीजें, और वो हर एक चीज यहाँ पर अगर बताने लगूंगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। इसको आप एक एग्जाम्पल से ऐसे समझो कि संविधान जब लिखा जा रहा था तो सारे आर्टिकल्स तो लिखे जा रहे थे एक जगह पर, लेकिन जब कुछ कुछ विशेष मुद्दों की बात आई तो कहा गया चलो इसके लिए एक अलग से पुस्तिका बना दी जाए। तो वो पुस्तिका कौन सी बनी? अनुसूचियों की पुस्तिका बनी। तो वो जो अनुसूचियां है ना, वो 12 अनुसूचियां वो अलग से क्यों रखी गई? क्योंकि उसमें चीजों के बारे में डिटेल्स में लिखा गया है और वो चीजें यहाँ पर ना लिखनी पड़े, मतलब वो किताब मोटी ना हो जाए संविधान वाली, इस वजह से उसको रिफर किया गया। ऐसे ही जमाना बदल गया है तो मैं वीडियो को रेफर करता हूँ। ठीक है, फिलहाल पीवी सिंधु सिल्वर मेडल जीती हैं। इसका खिताब जीता है ग्रोग्रिया मॉरिस्का तुंजुंग ने। ठीक है, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल और पीवी सिंधु फाइनल हार गई थी इसलिए ये जीती हुई हैं सिल्वर मेडल। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स का, पीवी सिंधु और ग्रेगोरिया तुंजुंग के बीच में ये फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें पीवी सिंधु को 21-8 और 21-8 से हरा दिया मारिस्का ने। क्लियर है? पीवी सिंधु के बारे में अगर बात करें तो हैदराबाद की रहने वाली हैं ये, 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली इकलौती महिला खिलाड़ी हैं भारत की ये। ठीक है, इकलौती यहाँ पर भारतीय कर दीजिएगा वरना, ठीक है, इकलौती भारतीय महिला खिलाड़ी हैं ये। भारतीय पुरुष खिलाड़ी भी हैं एक सुशील कुमार जो फिलहाल के लिए तो जेल में बंद हैं, लेकिन वो भी 2 ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं। ये 2016 वाले रियो ओलंपिक में सिल्वर जीती थी और 2020 का भी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ ना 2021 में, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। अभी पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता था, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता था। ये वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का भी खिताब 2019 में इन्होंने जीता हुआ था। ठीक है, पीवी सिंधु एक बहुत बड़ा नाम है। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक को कहां संचालित किया गया? तो ये नई दिल्ली में संचालित किया गया और इसको अभी हाल ही में जो अपने जो संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, जो कि रेलवे मंत्री भी हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया। साथ ही साथ एक हैकथॉन भी लॉन्च किया गया है। देखो यहाँ पर आप देख पाओगे दूरसंचार मंत्री हैं, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, और यही रेलवे मंत्री भी हैं। इन्होंने इस इनक्रिप्शन प्रणाली को तोड़ने वाले को 10 लाख रुपए का पुरस्कार भी देने की घोषणा की है। मतलब इन्होंने कहा कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क जो है ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। अगर फिर भी अगर कोई है ऐसा जो इसे तोड़ सकता है, इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट कर सकता है, उसे 10 लाख रुपए पुरस्कार रूप में दिए जाएंगे, क्योंकि वो तोड़ेगा भाई तो आके बताएगा ना कि कैसे तोड़ा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही इसीलिए तो हैकथॉन लॉन्च किया जाता है। हैकथॉन का मतलब क्या? हैकथॉन के मतलब कि आप आओ हमारे सिस्टम को हैक करके दिखाओ। ठीक है, और जब आप हैक करोगे तो आप, ये चूंकि एथिकल हैकिंग मानी जाती है कि आप आओ हमारे सामने हैक करके दिखाओ, और जिससे हमें कमी पता लगे और हम उन तरीकों को के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढें। तो ऐसे ही हैकथॉन भी लॉन्च किया गया इसके लिए। किसके द्वारा? सी डैक के द्वारा ये बनाया गया है, उसी के द्वारा हैकथॉन लॉन्च किया गया और पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए मिलेंगे। सी डैक वही संस्था है पुणे वाली जो सुपर कंप्यूटर भी बनाती है भारत के लिए। ठीक है,
फिलहाल क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए बेस्ड एक इनकी जानकारियां भेजने के लिए एक ऐसा सिस्टम है जो क्वांटम फिजिक्स का यूज करता है। क्वांटम फिजिक्स का यूज करने से और ज़्यादा चीज़ें सिक्योर हो जाती हैं। जानकारियाँ जो भेजी जाती हैं उनको बीच-बीच में इंटरप्ट करना या फिर हैक करना ये और ज़्यादा कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। ठीक है? तो दिल्ली में ये लॉन्च किया गया। अगला, हाल ही में कहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में अहमदाबाद गुजरात में अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया स्टार्टअप्स के लिए। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये आर्टिकल है। आपने अभी कुछ दिन पहले ही सुना होगा इन स्पेस। इन स्पेस क्या कि जो स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब किया गया था इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के द्वारा। ठीक है, तो जो कि इसरो के जो चेयरमैन है सोमनाथ जी जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था उसी के तहत ये बनाया गया। अब देखो भारत सरकार चाह रही है ना कि स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले, नए नए स्टार्टअप्स आए जो इसरो की मदद कर सके। जैसे आप देखो स्पेस एक्स नाम का एक स्टार्टअप है, ठीक है, अमेरिका का एलन मस्क का, जो कि नासा की बहुत हेल्प करता है। नासा का अभी एक रिपोर्ट सामने आई थी कि $500 मिलियन पर ईयर ये बचत कराता है नासा का बाई लॉन्चिंग रीयूजेबल रॉकेट। इसके बाद रीयूजेबल रॉकेट है, बताया था मैंने ना, फाल्कन 9 हैवी रॉकेट, जो जिसकी वजह से नासा के कई सारे सैटेलाइट ये लॉन्च किया करता है। तो उससे नासा का पर ईयर $500 मिलियन की बचत होती है। तो ऐसे इसरो भी चाहता है कि यहाँ भी नए नए स्टार्टअप आए, कुछ नए नए आइडियाज लेकर के आए और जिससे इसरो को मदद मिले। तो अभी अहमदाबाद में स्टार्टअप के लिए अत्याधुनिक डिजाइन वाला एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। क्लियर? अगला, अच्छा, आज से 11 बजे से ये सीरीज शुरू हो रही है, तो 11 AM पर आप जुड़िएगा हमसे लाइव, जिसमें जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 तक का रिवीजन कराया जाएगा। जबरदस्त तरीके का कंटेंट होगा, जबरदस्त तरीके से आपका रिवीजन कराया जाएगा। जुड़िए जरूर, लाइव क्लास में डिजिटल बोर्ड पर आपको अच्छे से समझाया जाएगा, पहले की तरह क्लासेस चलेंगी। ठीक है, करंट अफेयर का रिवीजन के लिए आइएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS को कार्यान्वित करने में किस राज्य की पुलिस को प्रथम स्थान मिला है? तो ये हरियाणा पुलिस को मिला है पहला स्थान। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम को ऑपरेट करने के मामले में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है हरियाणा पुलिस का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने आर्टिकल था, वही चीजें ये है। गृह मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में ये रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ये बताया गया है। हरियाणा आया है, हरियाणा के बारे में जान लो। वैसे कल भी हम लोगों ने जाना था हरियाणा के बारे में कि वहां पर 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला ये पहला राज्य बन गया है। ये भी कल वाला ही क्वेश्चन है। हरियाणा आपको मैप में यहाँ पर दिख जाएगा। CM मनोहर खट्टर जी हैं, बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क वगैरह यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। राजकीय पुष्प है कमल, राजकीय पशु है ब्लैक बक, राजकीय पक्षी काला तीतर। अगला, हाल ही में किसने त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार कहे जाने वाले महाराजा वीर विक्रम सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार कहे जाते थे महाराजा वीर विक्रम सिंह जी। इनकी प्रतिमा का अनावरण वहां के जो CM है, मुख्यमंत्री हैं, मणिक साहा, इन्होंने किया है। देखिए ये रहा ANI का आर्टिकल। त्रिपुरा CM मणिक साहा अनवील स्टेचू ऑफ महाराजा वीर विक्रम सिंह इन अगरतला। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। तो इनका पूरा नाम था महाराजा वीर विक्रम सिंह किशोर माणिक्य बहादुर। ठीक है, इनका जन्म 1908 में त्रिपुरा में हुआ था। त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार कहे जाते हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हैं हम लोग। तो त्रिपुरा आया है, त्रिपुरा के बारे में जानो। त्रिपुरा आप देखोगे इंडिया के मैप में ये रहा, बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा। बांग्लादेश से 3 तरफ से ये घिरा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिपुरा आप नाम याद रखेंगे। अगरतला इसकी राजधानी है और इसके CM मणिक साहा बीजेपी पार्टी से हैं। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। मणिक साहा अभी त्रिपुरा में चुनाव हुआ था ना, दोबारा से जीत करके आए हुए हैं। झीलों की अगर बात करें, कमल सागर है, रुद्र सागर है, अमर सागर है। गौरिया, होजरी नृत्य, लेबांग नृत्य, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। 8 जिले हैं, 60 विधानसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में भी सीटें जाती हैं। राजकीय पशु फायरे का लंगूर, राजकीय पक्षी ग्रीन इंपीरियल कबूतर, राजकीय पुष्प नागेश्वर। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है असम से, मिजोरम से और इधर बांग्लादेश से। आगे, हाल ही में किस मशहूर उपन्यास और लघु कथाकार का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों सारा थॉमस का निधन हो गया है। ये बहुत ही फेमस दक्षिण भारत में एक उपन्यासकार थी
केरल में खास करके, मलयालम लैंग्वेज की खास करके। तो बहुत ही फेमस ये नॉवेलिस्ट थी, उपन्यासकार थी, लघु कथाकार थी। इनका अभी निधन हो गया है। इनके कई ऐसे उपन्यास आए जिन पर मूवीज भी बनी और वो मूवीज आगे चल करके नेशनल अवार्ड तक जीती हुई हैं। इनको खुद 2 बार केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो जीविथम एना नाथी ये इनका पहला उपन्यास था जिससे इन्होंने डेब्यू किया। टोटल अपने जीवन में इन्होंने 17 उपन्यास लिखे और 100 से ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी। तो सारा थॉमस इनका निधन हो गया है। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल मैंने क्वेश्चन पूछे थे, वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। आज आपको क्या बताना है? हाईकोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? इसके अलावा वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। फ्री क्विज, फ्री पीडीएफ, डिटेल नोट्स और वीडियो कोर्सेज ये मिलेगी सब आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो आप वहां से इसका फायदा उठाइए और अगर आप हमारे पेड बैचेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज से लाइव क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, आज से बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो जिससे वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।